हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 3 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो लेसन नंबर 3 मैंने पहले कहा था थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि टॉपिक्स थोड़े से बढ़ चुके हैं और अभी भी कह सकते हो कि ऑलमोस्ट जो है ना हम कहीं ना कहीं इस चैप्टर को करने के बाद 40% सिलेबस हमारा कवर हो चुका होगा। चैप्टर 11 है, पहुंचे हम सिर्फ थर्ड चैप्टर पे हैं, लेकिन हमारा ऑलमोस्ट 40% सिलेबस कवर हो जाएगा इस सारे टॉपिक्स को खत्म करते हैं, यानी कि चैप्टर खत्म करते ही। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जब बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। अब पहले समझते हैं वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। वैसे तो मैंने वेरिएबिलिटी आपको इंट्रो में समझाया था, लेकिन आज की वीडियो में डीप में इसको ही समझेंगे, ठीक है। तो वेरिएबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी दो डाटा को कंपेयर करते हैं, है ना, तो हो सकता है उनका मीन सेम हो सकता है उनका मीडियन सेम हो सकता है उनका मोड सेम हो, यानी कि हम सेंट्रल टेंडेंसी पे फोकस रखते हैं, वो हमारा सेम हो, लेकिन वो कितना डिफरेंट है या फिर कितने अलग अलग चीजों से वो क्या बोलते हैं उसे कि मतलब उनकी वैल्यू जो है कितना अलग अकर कर रही है, मतलब उनका मेन पॉइंट से उनका डिस्टेंस कितना है बाकी वैल्यूज का, उसी चीज को यहाँ पे वेरिएबिलिटी बोल के चलते हैं। मतलब सपोज करो किसी डाटा का मीन 45 है, मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, जिनका मीन कुछ हो रहा था, लेकिन उनके बाकी ऑब्जर्वेशन है उनकी वैल्यू उनसे काफी दूर दूर अकर कर रही थी, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे वेरिएबिलिटी बोल के चलते हैं। मैंने इसमें अपने जैसे एग्जांपल दिया भी था एक, जैसे हम एक और पढ़ेंगे यहाँ पे, एक और एग्जांपल मैं दूंगा, एक मैं पहले खुद से दे देता हूँ। हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे फॉर एग्जांपल दो प्लेयर्स हैं, एक क्रिस गेल है एक विराट कोहली है ना, हम दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर हम विराट कोहली सर की बात करें तो वो उन्होंने मान चलो उन्होंने रन बनाने शुरू कर दिए, वो कभी ओपनिंग में आए तो वो टिक के खेलते हैं, है ना। टिक्की खेलने का मतलब क्या है कि वो आराम से पहले एक दो रन बनाएंगे, फिर लॉन्ग टर्म तक, फिर जब लगेगा अब रिस्क लेना है तो वो छक्के चौके मारना शुरू कर देंगे, है ना, क्योंकि हम लड़के हैं, हम दीवाने होते हैं बैट बॉल देखने के भी और खेलने के भी, ठीक है। तो उसमें हमें ये चीज पसंद आई। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रिस गेल की, वो साहब क्या थे कि भाई अगर रन मारने लग गए तो भाई बिल्कुल ही अंधाधुंध पूरी टीम अकेली जिता देंगे 200 रन 250 रन मार के, है ना, खड़े खड़े छक्के लग रहे हैं। लेकिन अगर आउट हो गए, नहीं टिक पाए तो बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे। यानी कि आप अगर देखो तो अगर कोहली सर का एवरेज देखूं तो वो ऑलमोस्ट आसपास ही रहता है, आसपास, यानी कि जो भी उनका एवरेज स्कोर है उनका स्कोर बाकी सारे स्कोर उनके एवरेज स्कोर के आसपास ही है। लेकिन अब क्रिस गेल की बात करूं, हो सकता है दोनों का जो एवरेज स्कोर हो सेम हो, लेकिन अब जो क्रिस गेल साहब हो सकता है कभी 0 पे आउट हो गए हो, ज्यादातर 0 पे 1 पे 2 पे, और कभी कभी 200 रन भी मार रखे हो, 200 250, ठीक है, 100 150 ऐसे रन भी मार रखे हो। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई कुछ डाटा ऐसा होता है कि जब दोनों का मीन भी सेम है मीडियन भी सेम है, लेकिन जो बाकी वैल्यूज हैं वो उसके मीन मीडियन से काफी दूर दूर आ रही है और कभी कभी पास पास आ रही है। तो अगर मैं बात करता हूं कि अगर मुझे किसी को ओपनिंग पे लेके आना तो कौन सा खिलाड़ी मैं अच्छा मानूंगा, मैं कोहली सर को अच्छा मानूंगा। अच्छा क्यों मानूंगा? क्योंकि भाई वो जब इनिशियली आएंगे, ठीक है, मतलब जब वो क्या बोलते हैं इनिशियली खेलना चालू करेंगे, ठीक है, तो वो जब वहां पे खेलेंगे तो सबसे पहली बात तो भाई बाकी टीमों को कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये बंदा बहुत जल्दी आउट नहीं होगा, ये टिक के खेलेंगे। यानी कि मान लो शुरू 10 ओवर इन्हें एज अ ओपनिंग पे लेके आ गए, 10 और 15 ओवर खेल लिए उन्होंने। अब जो बाकी जो टीम है वो आराम से रिस्क ले सकते हैं, उन्हें पता है कि अब ज्यादा ओवर्स नहीं है खेलने के लिए, अब आराम से रिस्क ले पाएंगे। लेकिन अगर मान लो अपने क्रिस गेल को ओपनर को उतार दिया और शुरुआत में आउट हो गया तो क्या पूरी टीम अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर देगी? बिल्कुल कर देगी, ठीक है। तो इसी चीज के लिए ना हम जो है वो वेरिएबिलिटी निकालते हैं किसी भी डाटा का। हम सिर्फ मीन मीडियन मोड पे डिपेंडेंट नहीं रहते डाटा के लिए। हमें यहाँ पे वेरिएबिलिटी भी हमारी हेल्प करती है उसे समझने में या फिर उस डाटा को और अच्छे से ठीक करने में या फिर आगे यूज करने के लिए। अब समझते हैं इसको थ्योरेटिकल क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। तो रिपोर्टिंग द सेंट्रल वैल्यूज, जब हम सेंट्रल वैल्यूज निकालते हैं, रिपोर्ट करते हैं ऑफ अ डाटा सेट प्रोवाइड्स ओनली पार्शियल इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास उसको लेके क्या होती है? सिर्फ पार्शियल इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द एंटायर डाटा, पूरे एंटायर डाटा के लिए। It is possible that the two data set have similar measures of central tendency। तो हो सकता है कि भाई it is possible that the two data set, अगर हम two data set की बात करते हैं, have similar measures of central tendency, कि क्या है उनके पास similar measure है किस चीज का? central tendency का। but both may differ based on the spread of the values। लेकिन अगर हम बात करते हैं वैल्यूज की स्प्रेड होने की, तो वो जो है ना वो अलग अलग यहाँ पे हो सकती है। हो सकता है कि कोई एक डाटा अपने मीन मोड मीडियन से, यानी कि अपनी सेंट्रल वैल्यू से काफी ज्यादा दूर दूर है, यानी कि काफी ज्यादा फैला हुआ है, और कुछ तक बिल्कुल उसके आसपास है, कंजेस्टेड सा है। इसमें हमने दो एग्जांपल लिए, अब दो एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर टू रेस्टोरेंट्स, हमने यहाँ पे दो रेस्टोरेंट के एग्जांपल लिए,
क्या बोल सेलिंग पिज्जाज, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पिज्जाज को सेल कर रहे हैं, दैट आर लोकेटेड इन द सेम टाउन, जो क्या है सेम टाउन में क्या है लोकेटेड है। अ रिसर्चर कलेक्टेड डाटा ऑन द डिलीवरी टाइम। अब यहाँ पे एक रिसर्चर आया, उसने देखा कि डिलीवरी टाइम पे मैं डाटा कलेक्ट करता हूँ ऑफ बोथ रेस्टोरेंट्स इन मिनट्स में फॉर अ वीक एज गिवन बिलो। वो एक हफ्ते का यहाँ पे याद रखा है, दे रखा है। मतलब एक दिन रेस्टोरेंट ए का देखा तो 42 भी है डिलीवरी टाइम, यानी कि 42 मिनट, 50 मिनट भी है, 47 मिनट भी है, 43 मिनट भी है, 52 भी है, 55 भी है, 40 भी है। दूसरा देखो 47 भी है, 32 भी है, 70 भी है, 55 भी है, 65 भी है, 35 भी है, 25 भी है। ये एक बार फटाफट ना दोनों का सिर्फ एक मीन निकाल लेते हैं, तो जल्दी जल्दी जो मीन निकाले आप सबको पता है इसके से फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले सबका सम कर लो, सबका सम करूंगा 5 और 7, 10, 10 और 7 कितने हो गए, 10 और 7 हमारे पास हो गए 17 और 2 19, 19 का 9 एक कैरी, 4 और 1 5, 5 और 10 15, 15 और 4 हो गए हमारे 19, 19 और 4 23, 23 और 5 28, 28 और 32 329। ठीक है, डिवाइड बाई 7 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। 7 4 जा 28, 4 रह गया, 7 7 जा 49, 47 आया। अगर एक 47 आएगा फिर भी चेक कर लेता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। ठीक है, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22, 22 और 29, 29 का 9 आ गया है, 2 कैरी, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25, 25 और 3 28, 28 और 32 329 वही आया ना सम, और डिवाइड बाई 7, 7 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, इसे काट लो वही आएगा सेम 47, है ना। तुमने मीन निकाला, क्या दोनों का मीन सेम आया, बिल्कुल सेम आया। अब मैंने ना देखा कि 47 को देखो आप, अगर आप थोड़ा सा इस डाटा को देखो तो इस डाटा में जो वैल्यूज हैं या फिर जो डिलीवरी टाइम लग रहा है वो ऑलमोस्ट 47 के आसपास ही है, ज्यादातर सब 47 करीब है। लेकिन वहीं पे इस डाटा को देखो थोड़ा सा एक बार आप, 47 से कुछ देखो कितना कितना दूर है, चलो तो बिल्कुल सेम है 47 की, ये देखो 70 भी आ रखा है बीच में, ये देखो 25 भी आ रखा है बीच में। इसका मतलब आप एक सिंपल सी बात पूछता हूँ कि आप किस रेस्टोरेंट से खाना मंगाना पसंद करोगे, ए से या बी से? आप बोलोगे ए से। क्यों? क्योंकि ए का एक एक्यूरेट टाइम होता है अप्रोक्स कि वो इतने टाइम में डिलीवर कर देगा। बी के पास से मंगवाया, भाई बी के पास से खाना मंगवा लिया, हमने ऑर्डर कर दिया, अब पता लग रहा है खाना आ रहा है कब, जब हमारी भूख भी खत्म हो चुकी है, हम परेशान हो चुके हैं, पता लगे ऑर्डर किया 2 घंटे पहले, खाना आ रहा है 2 घंटे बाद। ठीक है, लेकिन ए ने अपना एक फिक्स टाइम रखा हुआ है कि हम अप्रोक्स इस टाइम तक आपको डिलीवर कर देंगे, तो वो 2-3 मिनट ऊपर नीचे डिलीवर कर देता है। तो मैं तो भाई ए से प्रेफर करूंगा खाना मंगवाना, क्योंकि बी से पता लग रहा है यार हम खाना ऑर्डर कब करते हैं, जब ऐसा लगता है कि हम बना नहीं पाएंगे, ठीक है, या फिर बनाना नहीं आता है और हमें तुरंत भूख लगी है, भाई 40-30 मिनट में खाना आ जाएगा, ठीक है, तो हम फ्रेश वगैरह हो जाते हैं तो अपना खाना खा लिया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे कुछ टाइम का फिक्स है ही नहीं, तो इसलिए हम जो है ना हमेशा मीन पे रिलाई नहीं कर सकते। मीन देखो दोनों को ही सेम है, मीन में कोई दिक्कत नहीं है दोनों की, आप उसका मीडियन निकालो, मीडियन भी सेम आएगा। लेकिन दिक्कत किस चीज में है, दिक्कत इस चीज में है कि सेंट्रल वैल्यूज दोनों की सेम है, लेकिन जो वेरिएबिलिटी है वो काफी डिफरेंट है दोनों की। जब मैंने इसे दिखाया डॉट प्लॉट पे, देखो डॉट प्लॉट पे जब रेस्टोरेंट ए को दिखाया, जो कितने करीब है वो जो है इतने ज्यादा करीब है ना। जो डॉट प्लॉट पे देखो आप रेस्टोरेंट को देखते हो तो इतना ज्यादा करीब है ये ठीक है। और अगर मैं रेस्टोरेंट बी की बात करता हूं तो ये देखो ये कितने फैले हुए इनका टाइम, मतलब इनका डिलीवरी टाइम कितना फैला हुआ है कि कभी टाइम पे आता है, कभी बहुत लेट हो गए, कभी बहुत जल्दी पहुंचा दिया, कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये देखा हमने दो रोड, यहाँ पे देखो बिल्कुल इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो स्प्रेडनेस है वो बिल्कुल कम है, यहाँ पे पूरे फैले पड़े हैं, स्प्रेड हो चुके हैं पूरे के पूरे। तो अब यहाँ पे हम एक चीज और समझते हैं, रेंज एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, दो चीजें हैं। पहले समझते हैं रेंज का मतलब क्या होता है। रेंज का नया समझ तरीका पता है क्या है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोवेस्ट वैल्यू, यानी कि हमारा डाटा किन किन नंबरों के बीच में है उसको हम यहाँ पे रेंज बोल के चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करूं डाटा के अंदर, जैसे मान चलो यही है वैल्यू, इसमें देखो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे मुझे नजर आई है 55, है ना, सबको ये लगेगी 55। और जो लोवेस्ट वैल्यू है इस डाटा की वो है मेरे हिसाब से 40, बिल्कुल 40 की लोवेस्ट वैल्यू है। तो मैं पूछूं कि भाई रेस्टोरेंट ए का रेंज कितना है, तो क्या बोलोगे 55 माइनस 40, 15 मिनट का। लेकिन मैं नीचे देखो, इसका देखोगे अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू 70 है, उसमें स्मॉल वैल्यू कितनी है 25 है, 70 में से 25 गए, यहाँ पे रेंज कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे कितना आएगा भाई 45, तो 45 आएगा रेंज। यहाँ पे रेंज सिर्फ 15 मिनट की है, यहाँ पे रेंज कितनी है 45, यानी कि यहाँ पे सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट 15 मिनट के अंदर सिमटी हुई है, यहाँ पे 45 मिनट का डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है। इस बात का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो है ना इस चीज में थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे स्प्रेड जो है वो डाटा बहुत ज्यादा हो रखा है ना, वो चीज है। तो चलो अब आगे देखते हैं।
तो अब समझते हैं, तो मैंने आपको रेंज समझा दिया, अब समझते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज को भी। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। तो रेंज इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजर। तो रेंज हमारे पास क्या है? मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजर है ऑफ वेरिएबिलिटी। किस चीज को लेके? वेरिएबिलिटी को लेके। इट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ डाटा सेट। ये बता चुका हूं मैं कि ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसके बीच में है? लार्जेस्ट वैल्यू के बीच में और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच में किसी भी डाटा सेट के अंदर। यानी कि रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? h माइनस एल। h यानी कि हाईएस्ट वैल्यू, l यानी कि लोवेस्ट वैल्यू। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेंज की रेंज को हम अप्लाई कहां पे कर सकते हैं। तो वो अगर मैं देखूं तो कंसेप्ट ऑफ रेंज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। एक तो स्टैटिस्टिक्स की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हमारी हेल्प करता है। रेंज इज हेल्पफुल इन स्टडिंग द वेरिएशन ऑफ प्राइसेस। यही नहीं, अगर कभी भी प्राइस में वेरिएशन आ जाए, अब बातें प्राइस में किसके हो सकते हैं? शेयर के, है ना। शेयर मार्केट की हम बात करते हैं तो शेयर मार्केट में क्या हो गया? हम इक्विटी मार्केट की बात करते हैं जहां पे शेयर्स जो है वो बाय सेल किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके प्राइसेस में जो वेरिएशंस आ रही हैं उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। डिबेंचर्स के प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा है अकॉर्डिंग टू एंड अदर कमोडिटीज, और दूसरी जो कमोडिटीज हैं उनके प्राइस में क्या चीज आ रहा है? टाइम के हिसाब से, ठीक है। वेरी सेंसिटिव टू द प्राइस, क्योंकि सब जो है प्राइस को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव रेंजेस फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। इसका मतलब किसी भी प्राइस में, चाहे वो हमारे शेयर्स के प्राइस हों, डिवेंचर के प्राइस हों, बॉन्ड्स के प्राइस हों, उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं डिफरेंट टाइम पीरियड के बीच में, वो भी हम रेंज की हेल्प से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये सब क्या हो गया? एप्लीकेशन ऑफ रेंज। स्टैट्स में तो हम यूज करते हैं क्योंकि हम स्टैट्स ही पढ़ रहे हैं, और स्टैट्स में कंसेप्ट किसका है? रेंज का कंसेप्ट है। वहां तो मैंने रेंज पढ़ ही लिया। अब समझते हैं एक और चीज, फॉर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अभी ये ये कौन सा डिपार्टमेंट होता है ना। हमने पुलिस डिपार्टमेंट सुना है, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट सुना है, ठीक है। अब ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन सा है भाई? ये वर्ड थोड़ा सा भारी पड़ा हुआ है ना, मेट्रोलॉजिकल। मैं जिनकी थोड़ी इंग्लिश खराब उनको समझा देता हूँ भाई। मेट्रोलॉजिकल का मतलब क्या है कि वो डिपार्टमेंट जिनका काम क्या होता है, जो वेदर है उसको फोरकास्ट करना, यानी कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी। देखते हो ना गूगल पे कि पता नहीं कब की बारिश दिखा रही, कब की नहीं दिखा रखी, कब बारिश होने के कितने % चांसेस हैं, है ना। आजकल जो है लोग कहीं भी निकलने से पहले वेदर रिपोर्ट जरूर चेक करते हैं, ठीक है। तो मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है ना, उसका काम होता है, ठीक है, वेदर रिपोर्ट बताना, ठीक है। तो रेंज जो है ना, तो रेंज इज अ गुड इंडिकेटर फॉर वेदर फोरकास्ट। तो जो रेंज है ना, वो जो है कहीं ना कहीं अच्छा इंडिकेटर है वेदर को फोरकास्ट करने का, यानी कि वेदर को दिखाने का, ठीक है, कि भाई फ्यूचर में वेदर कैसा होने वाला है, बारिश होने वाली है, ठीक है, बर्फ गिरने वाली है, या फिर तूफान आने वाला है, जो भी आने वाला है वो सब जो है वो वेदर फोरकास्ट में पता लग जाएगा। अब आता है अगली चीज, रिलेटिव मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू रेंज। अब एक कंसेप्ट है रिलेटिव मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू रेंज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब एक रिलेटिव मेजर होता है, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? h माइनस एल अपॉन में h प्लस एल। h माइनस एल यानी कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू, h प्लस एल यानी कि हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट वैल्यू। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल के चलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो हमारा टॉपिक है उसमें ये डिस्कस करेंगे कि भाई रेंज का भी आपने बहुत लिया, हमने तारीफ भी बहुत करी रेंज की, लिमिटेशंस की बात भी कर लेते हैं कि भाई रेंज के नुकसान क्या है। तो एक तो मैंने इसमें तारीफ ही लिख दी इसकी कि रेंज इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्यूट। रेंज आप तुरंत समझ गए थे ना, है ना, दिक्कत नहीं समझने में, ठीक है, कि भाई हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू कर लो आपका रेंज आ जाएगा। तो रेंज जो है ना वो बहुत ही इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए भी और कंप्यूट यानी कि सोल्व करने के लिए भी। यूसेज ऑफ दिस मेजर इज लिमिटेड। जो यूसेज है ना इसकी वो क्या है? लिमिटेड है, ठीक है, सिंस इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन ओनली द एक्सट्रीम डाटा पॉइंट्स। तो मैं क्या देखा कि भाई इसके अंदर सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट का यूज होता है, इसलिए जो रेंज है ना वो भी इतना इफेक्टिव मेथड नहीं है, एक अच्छा मेथड नहीं है पूरे डाटा को दिखाने के लिए। तो एक्सट्रीम डाटा पॉइंट्स एंड अदर ऑब्जर्वेशंस इन डाटा आर सिंपली इग्नोर। क्यों? क्योंकि मैंने किस डाटा को यूज किया? जब मैंने इसका रेंज निकाला था मैंने सिर्फ एक 55 यूज किया, एक 40 यूज किया। जब मैंने इसका डाटा निकाला 70 यूज किया, 25 यूज किया। तो मैं ये बात तो कह सकता हूं ना कि भाई कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं, मतलब बाकी जो पॉइंट्स हैं उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है रेंज निकालने के लिए, तो वो सब इग्नोर किए जाते हैं। इसलिए जो है ना वो कहीं ना कहीं रेंज जो है वो इतना अच्छा मेथड भी यहाँ पे नहीं माना जाता। सो रेंज कैन अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, क्योंकि रेंज जो है ना कैन अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, वो सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से अफेक्ट होगा। मोर ओवर एज द साइज ऑफ द डाटा सेट इंक्रीजेस। अगर मान लो डाटा का साइज जो बहुत बड़ा है, यानी कि जहां पे बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और हम सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन के बेस पे बता दे रहे हैं कि डाटा किस प्रकार का है, क्योंकि रेंज निकालने के लिए तो चाहे डाटा कितना ही बड़ा हो सिर्फ 2 वैल्यूज चाहिए। एक सबसे बड़ी वैल्यू जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट,
ऑब्जर्वेशन, एक से छोटी वैल्यू जिसको क्या बोलते हैं लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, और 2 के बेस तुम डाटा का जो रेंज है वो बता देंगे। तो इसलिए जो है ना इसका रेलिवेंस और ज्यादा कम होता चला जाता है। तो मोर ओवर एज द साइज ऑफ डाटा सेट इंक्रीजेस रेंज लूजेस इट्स रेलिवेंस, तो जो रेंज का रेलिवेंस है वो कम होता चला जाता है एज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, एज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी कि वेरिएबिलिटी के मेजर के हिसाब से। अब समझते हैं अगला पॉइंट, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर हम बात करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज की, तो यहाँ पे क्वार्टाइल की हेल्प लगेगी। क्वार्टाइल उम्मीद आप लोगों को समझ आया था कि क्वार्टाइल का मतलब मैंने क्या समझाया था कि मीडियन जो है वो कहीं ना कहीं एक डाटा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। क्वार्टर का काम क्या होता है, 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना, है ना। तो बेटर मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है ना वो बेटर मेजर है किसका, वेरिएबिलिटी का। हियर इंस्टेड ऑफ टॉकिंग द डिफरेंस, तो यहाँ पे हम सिर्फ डिफरेंस की बात नहीं करते एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के बीच में और बाकी ऑब्जर्वेशन मतलब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के बीच में। यानी कि जब हमने बात करी थी, हमने एक चीज समझी थी कि जो हमारा क्या बोलते हैं उसे रेंज है, तो उसमें सिर्फ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के एक्शन वो निकाल लेते हैं, रेंज निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वी टेक द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल, तो यहाँ पे हम डिफरेंस लेते हैं किसके बीच में, अपर क्वार्टाइल के बीच में एंड लोअर क्वार्टाइल के बीच में। इट इज कैलकुलेटेड एज Q3 माइनस Q1, क्योंकि हम इसको निकालते हैं Q3 माइनस Q1 की हेल्प से, तो इसलिए इसको बेटर माना जाता है एज कंपेयर टू रेंज। अगर देखें दिस इज बेटर मेजर देन रेंज, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि वो बेटर मेजर है किससे, रेंज से, सिंस इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन ये भी सिर्फ और सिर्फ यानी कि मात्र और मात्र सिर्फ 50% ऑब्जर्वेशन ही सोल्व करता है। अब देखो इस निकम्मे को, किसको, रेंज को, है ना, ये सिर्फ 2 वैल्यू लेता है, चाहे डाटा से कितना ही बड़ा हो, चाहे एक डाटा में 40 ऑब्जर्वेशन है, 50 ऑब्जर्वेशन है, 500 ऑब्जर्वेशन है, ये मात्र 2 वैल्यू लेगा, एक हाईएस्ट एक लोएस्ट, लेकिन ये फिर भी जो है कहीं ना कहीं 50% ऑब्जर्वेशन के बेस पे निकाली जाती है। एंड द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस डू नॉट अफेक्टिव मेजर, और जो बाकी मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस बचती नहीं है इस केस में। लेकिन रेंज के केस में सारी जो चीजें थी किस पर टिकी हुई थी, एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर ही टिकी हुई थी। आई बात समझ में? तो उम्मीद आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया है, ठीक है। हमने बात कर ली है अब तक की वीडियो में, आपको याद दिला दूं, मीन डिस्कस कर लिया, मीडियन कर लिया, मोड कर लिया, सारे क्वेश्चन भी करवा दिए। इसके अलावा जो और मेजर्स थे क्वार्टाइल, डेकाइल, परसेंटाइल, सब डिस्कस कर लिया। आज की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कि वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। अब हम वेरिएबिलिटी को निकालना सीखेंगे, और वो हम सीखेंगे 2 कंसेप्ट के जरिए, एक तो वेरिएंस और एक एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। की वेरिएबिलिटी के 2 इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं निकालने के, एक हमारे पास होता है वेरिएंस, ठीक है, जो कहीं ना कहीं वेरिएबिलिटी के वर्ड से रिलेट करता है, दूसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों को डिस्कस करते हुए हम जो है वो वेरिएबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये रेंज से काफी अलग होते हैं। रेंज हो गया, एक रेंज में एक तरीका था वेरिएबिलिटी निकालने का, उनसे कैसे डिफरेंट है, तो वो हम समझेंगे। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836366, यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि एसडी है वो वेरिएंस का रूट होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कहीं पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ प्यारे से, उसमें ये देखो, जो एसडी है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन है इज अंडर द रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का अंडर द रूट होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, हमें समझना होगा यहाँ पे कि पहले मैं तो भैया वेरिएंस का मतलब बताऊं ना, क्योंकि एसडी में आ गया कि जैसे ही वेरिएंस आएगा उसको रूट में रख देंगे, अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले तो वेरिएंस का मतलब क्या होता है, तो पहले ये समझते हैं वेरिएंस का मतलब क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंटली बेटर मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी एज दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस इन द डाटा सेट। तो यहाँ तो हमने क्या देखा, हमने जब रेंज पढ़ा था तो आपको याद होगा कि रेंज में मात्र 2 वैल्यूज इंक्लूड होती थी, है ना, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट क्या होता है, रेंज निकल जाता है। लेकिन ये जो है ना वेरिएबिलिटी के मेथड, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, एसडीए जिसको हम बोलते हैं, वेरिएंस है, वो इंपॉर्टेंट मेथड क्यों हो जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट मेथड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे डाटा सेट की हर एक ऑब्जर्वेशन यूज की जाती है सोल्व करने के लिए इन्हें, तो हेंस आर मोर सेंसिटिव देन रेंज। तो ये जो है ना वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं रेंज के हिसाब से एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज के अकॉर्डिंग। सिंस स्टैंडर्ड डेविएशन इज जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ना, नीचे भी लिख दिया था मैंने कि जो
स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसको हम एसडी बोलते हैं, वो जस्ट क्या स्क्वायर रूट है वेरिएंस का। तो वेरिएंस इलस्ट्रेट्स वेरिएंस इन डाटा सेट। तो जो वेरिएंस है वो इलस्ट्रेट करता है वेरिएशन कि किस लेवल का वेरिएशन डाटा सेट के अंदर है। तो दैट इज हाउ फार ईच डाटा पॉइंट इज फ्रॉम एवरेज, यानी कि एवरेज से जो बाकी डाटा है वो कितना कितना दूर दूर है ना। वो मैं आपको समझाऊंगा अभी कैसे हम पता करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को देख के या फिर वेरिएंस को देख के कि डाटा जो है वो मोर स्कैटर है या लेस स्कैटर है, यानी कि डिस्पर्जन ज्यादा है डाटा के अंदर या फिर कम है, वो हम डिस्कस करेंगे, ये बताऊंगा अभी मैं आपको भी यहाँ पे, ठीक है। और वैसे तो जब हम वेरिएबिलिटी पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस कर भी लिया था कि जहां पे मैंने कई बार एग्जांपल भी दिए हैं क्रिकेट बैट्समैन के ऊपर, या फिर मैंने एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में जब टॉपिक समझा रहा था कि डिलीवरी टाइम के ऊपर, कि डिलीवरी टाइम जो है वो कैसे जो है यहाँ पे हैंडल यहाँ पे किया जाता है। मतलब डिलीवरी टाइम जो है किसी रेस्टोरेंट को होता है कि वो बहुत ज्यादा वेरी करता हो, है ना, कई बार बहुत जल्दी खाना पहुंचा दिया, कई बार बहुत लेट खाना पहुंचा दिया, यानी कि उसको हम बोलते हैं कि डिस्पर्जन बहुत ज्यादा है। लेकिन कहीं का अगर जो है ना एवरेज टाइम ऑलमोस्ट एवरेज के आसपास रहता है, उसको हम बोलते हैं कि उनका जो डिलीवरी टाइम है वो रीजनेबल है, ना ज्यादा वो लेट करते हैं ना ज्यादा बहुत ज्यादा जल्दी करते हैं। तो जो पर्सन्स हैं वो फूड को ऑर्डर करने के लिए उस रेस्टोरेंट पे रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि वो खाना जो है वो बिल्कुल अपने टाइम पे एक्यूरेटली 2-3 मिनट आगे पीछे पहुंचा देते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो हाउ फार ईच डाटा सेट पॉइंट इज फ्रॉम एवरेज, तो वो बताता है हमारा वेरिएंस। फॉर्मली वेरिएंस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम मीन। तो जो हमारा वेरिएंस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे, तो सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन, जो भी हमारा स्क्वायर डेविएशन है उसको अगर हम डिवाइड कर दें किससे, n-1 से, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसमें से 1 घटा के, तो वेयर n डिनोट सैंपल साइज। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, बच्चे इसमें ना काफी कंफ्यूज रहते हैं। ये बात मैंने ना जब आप पढ़ोगे सेमेस्टर 2 में बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, तो वहां पे क्लियर करना भूल गया था मैं ये चीज, ठीक है, कि जब हम बात करते हैं स्टैट्स की तो हम वहां पे लेते हैं n-1। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने 11वीं में जिन बच्चों ने मैथ्स पढ़ी थी, जिनके पास 11वीं में मैथ्स थी, 11th में भी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर था, तो वहां पे भी हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को डीप में निकालना सीखा था। यहाँ तक कि यही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ डिस्क्रीट सीरीज में निकालना सीखना है, वहां पे हमने क्लास इंटरवल की फॉर्म में भी निकालना सीखा था, क्लास इंटरवल हो, एक्सआई हो, तो उस केस में जो है हम जो है वेरिएंस। चलो फिर अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं किस चीज की यहाँ पे बात कर रहा था कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फॉर्मूला जो है यहाँ पे क्या है, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, मतलब x सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन में n-1। तो मेन कंसेप्ट पता क्या है, n-1 का। तो मैं बात ये कर रहा था कि जब हम क्लास 11th में स्टैट्स पढ़ते हैं तो वहां पे जो है ना वो n-1 हम यहाँ पे यूज नहीं करते, वहां पे हम n यूज करते हैं इसकी जगह। तो मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, जब भी आप वेरिएंस निकाल लो, वेरिएंस निकाल लो, लेकिन किस चीज का वेरिएंस, पूरे के पूरे पॉपुलेशन का, तो फॉर्मूले में आप n ही यूज करोगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा xi माइनस में x बार का होल स्क्वायर अपॉन में n, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो यूज करते हो फॉर्मूले में, क्या बोलते हैं उसे, पूरे सैंपल के लिए वेरिएंस, सैंपल के लिए वेरिएंस निकाल ले तो फॉर्मूला यूज होगा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n-1, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये थे हमारे इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पे 42, 50, 47, 43, 52, 55, 40, ठीक है। तो अब ये चीज आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हम इस क्वेश्चन में पहले निकाल लेते हैं अपना वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो xi देखते हैं, xi कितना है इस क्वेश्चन में, 42, 50, 47, 43, 52, 55 और 40, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे xi के बाद हम यहाँ पे और क्या निकाल सकते हैं, xi देखा है, मैं xi निकाल लिया हमने। यहाँ पे पहले हमें क्या निकालना क्या है, देखो फॉर्मूला क्या है, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो उसके लिए मुझे x बार निकालना पड़ेगा, कि मुझे मीन निकालना पड़ेगा। तो x बार निकालते हैं। अब x बार का फॉर्मूला हम सबको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा xi, यानी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबका सम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास मौजूद है। तो पे 7 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, पहले सबका सम करते हैं यहाँ पे। तो 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 5 कितने होते हैं, 19, 19 का 9, एक हमने कैरी दे दिया, तो 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 14, 14 और 18, 18 और 5 23, 23 और 5 हो गया 28 और 4 32, कितना आया 329। तो ये हमारे पास क्या आया, सिग्मा xi। तो अब हम निकाल लेते हैं मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा xi जो कितना है 329 डिवाइड बाय n कितनी है, ऑब्जर्वेशन है 7 हमारे पास यहाँ पे, 7 से करेंगे डिवाइड, तो 7 4 जा 28, ठीक है। कितना रहेगा, 4 रहेगा रिमाइंडर, 49 कितने पे आएगा, 49 आएगा सेंट्रल में 7 पे। तो 47 हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, मीन हो गया इस सवाल का। तो 47 हमारे पास यहाँ पे आ चुका आंसर, मीन आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, xi माइनस x बार, xi माइनस में x बार,
ठीक है, तो वो हम निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, तो वही हर एक ऑब्जर्वेशन में से हमें एक्स और माइनस करते चलना है। 42 में से 47 गया, कितना आंसर आया हमारे पास, यहाँ पे आंसर आएगा माइनस का 5, ठीक है, क्योंकि छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हो आप, तो आंसर आएगा नेगेटिव। 50 में से गया 47, कितना आंसर आएगा, 3 आएगा सिर्फ। 47 में से 47 गया 0 आंसर आएगा। 43 में से 47 गया माइनस का 4 आंसर आएगा। 52 में से 47 गया 5 आंसर आएगा, ठीक है। 55 में से 47 गया 8 आंसर आएगा। 40 में से 47 गया, कितना गया, माइनस का 7 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास सारी की सारी वेरिएशंस की वैल्यू, ठीक है। आपको एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक बार आप सारी ऑब्जर्वेशन को प्लस करो, यहाँ पे सारी डेविएशंस को प्लस करो। तो -5 और -4, माइनस का 9, पहले माइनस वाले प्लस कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है, -5 -4 माइनस का 9 -7 माइनस का 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आया माइनस का 16। फिर प्लस में क्या आएगा, सारी प्लस वाली ऑब्जर्वेशन को प्लस कर लो, तो 4 3 और 5 8 8 और 8 16, ये भी 16 आया, कट के आंसर कितना आया 0। तो एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या आई कि सारी डेविएशन का सम जो है हमारे पास कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। तो ये हमने एक इम्पोर्टेंट चीज सीखी कि डेविएशन का सम क्या होगा, सबका सम 0 होगा, ठीक है। पर हमें काम इसका तो है ही नहीं, हमें काम किसका है, हमें काम है इसके स्क्वायर का, क्योंकि फॉर्मूले में हम रखते हैं xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो xi माइनस में x बार का होल स्क्वायर कर लेते हैं हम। तो होल स्क्वायर करोगे, -5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, और 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ गया, ठीक है। अब लगे हाथ इन सबका सम कर लेते हैं। तो 5 और 9 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25, 25 और 4 29, 29 और 9 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 38, 38 का 8, 3 कैरी, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 18, 188 हमारे पास क्या आ गया इस क्वेश्चन का, सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, मतलब समेशन आ गया, इन सबका समेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, अभी हमें निकालना है वेरिएंस। सबसे पहले निकालते हैं वेरिएंस। अगर मैं बात करता हूं वेरिएंस की, तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे हम रखेंगे n-1। मतलब फिलहाल के लिए आप ये मान के चलो, अगर आप, क्योंकि हम जो है ना, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते चलेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सैंपल उसकी, तो सैंपल स्टेट्स की और सैंपल पॉपुलेशन की, तो हम जो है यहाँ पे यही यूज करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे पॉपुलेशन वैल्यूज नहीं निकालने वाले, तो हम यहाँ पे n यूज नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे n-1 रखेंगे हर एक केस में। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 7 ऑब्जर्वेशन थी, तो मीन निकालने के लिए आप 7 ही यूज करोगे, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, 6 यूज करेंगे, 7 - 1 6। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, अब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई, 188, और डिवाइड बाय कितना आया 6, 7 - 1 6। अब 6 से डिवाइड कर लो, तो 6 की वैल्यू में 18 आएगा 3 पे, अब 8 तो आता नहीं है, 8 से कम 6 आता है, वो आएगा 1 पे, 2 रह गया रिमाइंडर, 0 लूंगा तो पॉइंट लगा दूंगा, 20 आएगा नहीं, 20 से कम क्या आएगा, 6 की वैल्यू में 18 आएगा 3 पे, ठीक है, फिर 2 फिर 0, तो वही ऐसा कुछ आएगा 31.33, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया इस क्वेश्चन का वेरिएंस। अब लगे हाथ में निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब ये और निकाल लेते हैं। जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर द रूट वेरिएंस। तो अंडर द रूट वेरिएंस इसका फॉर्मूला होगा, अंडर द रूट वेरिएंस, तो बस रूट वेरिएंस। अब रूट वेरिएंस कितना है हमारे पास यहाँ पे, वेरिएंस हो रहा 31.33, और आप सबको पता है कि इसका जो स्क्वायर है, मतलब ये जो वैल्यू है वो 5 के स्क्वायर के और 6 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रही है, यानी तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और करीब किसके है ये 36 के, है ना। तो इसका आंसर आएगा 5.6 अप्रॉक्स, ठीक है। बाकी कैलकुलेटर होगा आप लोगों के पास, यूज कर लेना, निकाल लेना उससे वैल्यू, ठीक है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये नहीं सिखाने वाला जो हमने 8th में सीखा था कि इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस रूट से कैसे बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो वो चीज अभी हमारे काम की नहीं है, ठीक है। तो 5.6 अप्रोक्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का ही। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, xi गिवन है, फिर से xi क्या है 6 7 10, ठीक है, 12 13 4 8 और 12, ये हमारे पास क्या आ गया इस क्वेश्चन की xi आ गई। अब हम क्या कर लेते हैं, लगे हाथ यहाँ पे निकाल लेते हैं हमारा xi माइनस में x बार, और वो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, x बार चाहिए होगा, तो पहले x बार निकालते हैं। तो साइड में निकालते हैं मीन। तो मीन जो है इस क्वेश्चन का वो कितना होगा, पहले से सम करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से वही बात भाई, डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने का तरीका क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4 कितने होते हैं 22, 22 और 8
22 और 8 हो गए हमारे पास यहाँ पे 30, 30 और 2 32, 32 का 2, 3 कैरी, तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 6, 6 और 7 72, 72 आ गया हमारे पास ये। तो 72 यानी कि इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा xi डिवाइड बाय n, जो हमारे पास आया 72 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो ये कटेगा 8 से 9 पे कटेगा, तो 9 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम xi माइनस x बार निकाल लेते हैं। तो 6 में से 9 गया माइनस का 3, 7 में से 9 गया माइनस का 2, 10 में से 9 गया 1, 12 में से 9 गया 3 आएगा, 13 में से 9 गया 4 आएगा, 4 में से 9 गया माइनस का 5, छोटी में से बड़ी वाली माइनस हो रही है, 8 में से 9 गया माइनस का 1 और 12 में से 9 गया 3 आएगा। देन एक बार फिर से जो ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दी है वहां भी वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव वाले नंबर को पहले ऐड कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 5, माइनस का 5 और माइनस का 10, माइनस का 10 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 11, नेगेटिव में है माइनस 11। अब प्लस वालों को देख लेते हैं, तो 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 3 11, प्लस 11, दोनों कट के 0 आंसर आ गया, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी कि इनका टोटल कितना होता है हमारे पास यहाँ पे 0 आता है, ठीक है। अब हम एक मतलब क्या है इसके स्केयर से, अब आपको एक चीज इंपॉर्टेंट फिर से याद दिला दूं, वो क्या कि जो xi माइनस x बार का होल स्केयर है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ना वो इनका समेशन जितना कम आएगा ना, हम क्या बोलते हैं वेरिएंस उतना ही कम आएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये, और हम जानते हैं मैथ्स में कि न्यूमरेटर जितना कम रहेगा, भले ही डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहे, न्यूमरेटर जितना कम रहेगा इस पूरे की वैल्यू उतनी ही कम आएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि xi माइनस x बार का होल स्क्वायर जो क्या है डेविएशंस का स्क्वायर है, और डेविएशन का स्क्वायर जितना कम आएगा हम कह सकते हैं कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उतनी ही कम डिस्पर्स हो रही है, मतलब उतनी ही लेस डिस्पर्स है, ठीक है, उतनी ही कम वेरिएबिलिटी है उनके अंदर। और अगर इसकी वैल्यू जितनी फालतू है हम कह सकते हैं कि हमारी डाटा में उतना ही डिस्पर्सन बहुत ज्यादा है और वेरिएबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। अब xi माइनस x बार का होल स्क्वायर कर लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताओ बताओ जल्दी सोचो, ये हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, और जिनको नहीं पता बता देता हूं भाई, -3 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा मेरे भाई, -3 मल्टीप्लाई -3, माइनस माइनस करके 3 से 9 आएगा, है ना, बचपन के मैथ में सीखा था आप लोगों ने ये, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, है ना। अब इन सबको ऐड कर लो, तो 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 और 1 14, 14 और 9 कितना हो गया 14 और 9 होता है हमारे पास यहाँ पे 23, है ना, 23 और 16, 23 और 6 होता है हमारा यहाँ पे कितना, 23 और 6 हो जाएगा 29, है ना, 23 और 6 हो गया 29, और 29 और 5 हो 34, 34 35, 35 और 9 हो गया 44, 44 का 4, 4 कैरी फॉरवर्ड, और 1 5, 5 और 2 7, 74 ये आ गया हमारे पास। देन यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, 74 आ गया है सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो बस अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने इस क्वेश्चन का सबसे पहले निकालते हैं वेरिएंस। तो अगर हम वेरिएंस की बात करते हैं, और हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया, वेरिएंस को हम ऐसे दिखाते हैं, इस सिंबल से, ध्यान रखना, इसका स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाना हो तो सिर्फ ये छोड़ दो, स्क्वायर बता दो, बस ये चीज और ध्यान रखना, वेरिएंस यानी कि इसका स्क्वायर, ठीक है, ये भी सिंबल एक सिग्मा का ही होता है ना, तो ये स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा, क्योंकि हमारे पास ये आ चुका है, सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, जो आएगा सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, जो होगा 74 डिवाइड बाई कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में फिर से वही 7 ऑब्जर्वेशन है ना, 7 थी 9 थी 8 थी शायद, हाँ 8 थी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 थी, लेकिन हम लेंगे कितनी 7, ध्यान रखना 7 लेंगे हम यहाँ पे, 7 लेंगे, 74 आया सम, ठीक है। तो 7 लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 7 लेंगे, 7 आएगा 1 पे, फिर 0 की 4 रह गया, 40 उसे कम पाते हैं 10.5 समथिंग, है ना, 10.5 हमारे पास वेरिएंस आया है। और अगर एसडी की बात करेगा तो अंडर द रूट 10.5 अप्रोक्सीमेटली 3.1 समथिंग आएगा, है ना, 10.5, तो ये चीज ध्यान रखना 3.1 अप्रोक्स, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेट कर लेना इसका, ठीक है, क्या आंसर आता है, और अगर आंसर थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी और वेरिएंस भी। उम्मीद है आप लोगों को वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में किसी प्रकार के डाउट यहाँ पे बाकी नहीं है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, क्योंकि अभी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बाकी है, ठीक है, बॉक्स प्लॉट बाकी है,
और एक आधा कंसेप्ट है और भी रह गया है ना, कंपैरिजन बाकी है इन सारी डेफिनेशंस के बीच में, वो सब हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। मतलब एक या दो वीडियो और बनेगी इस टॉपिक को, फिर बचा चैप्टर क्या हो जाएगा पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। मैंने इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो थी वेरिएबिलिटी की, ये कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं और वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वो मैंने काफी डीप में समझा दिया है, ठीक है। और उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो भी गया है, ठीक है। इसलिए मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो रखी, ठीक है। बाकी तो मैं कंपाइल वीडियो डालूंगा इस चैप्टर के, आपको पता ही है, ठीक है। हो सकता है कि इस चैप्टर की वीडियो थोड़ी पार्ट्स में आए, क्योंकि मेन मीडियन मोड ही जो टॉपिक है वो 1 घंटे से प्लस का हो गया है, ठीक है। अब जिसको जो उतारना उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर और हम आगे देखते हैं। हाँ, तो हमारा बस एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया है, ठीक है, इस टॉपिक का। तो जो हम बात करते हैं ना लोकेशंस वेरिएबिलिटी के बारे में, लोकेशन के बारे में हम बाकी वीडियोस में बात करी है, वेरिएबिलिटी की बात कर रहे थे हम पिछली कुछ वीडियोस में, पिछले कुछ टॉपिक्स में। तो आज जो ये जो टॉपिक है, ये सिर्फ आखिरी टॉपिक है वेरिएबिलिटी का। इसके बाद हम बात करेंगे चेंजेस इन ओरिजिन की, है ना, या फिर मेजर्स ऑफ ओरिजिन, चेंजेस इन ओरिजिन, वो सब डिस्कस करेंगे हम आने वाली टॉपिक में। तो अब यहाँ पे समझते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है कि सीवी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो सीवी का सबसे फॉर्मूला समझना पड़ेगा आपको। सीवी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन जो किस लेवल का है उसका कोफिशिएंट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ऊपर तो हमारे पास क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे क्या रहेगा, मीन मल्टीप्लाई में 100। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब आपको यहां से कुछ बात ध्यान रखनी है। सीवी अगर कम है, सीवी लोअर होने का मतलब क्या है, ठीक है, डाटा कंसिस्टेंट है, डाटा क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। और अगर मैं इसका उल्टा बोलूं तो कंसिस्टेंट की स्पेलिंग गलत लिखती है, कंसिस्टेंट, हाँ ठीक है, ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि जो सीवी है वो हायर, तो क्या बोलूंगा मैं, डाटा इनकंसिस्टेंट है। ये चीज ध्यान रखना, यानी कि जिसका सीवी जितना कम होगा वो डाटा उतना ही कंसिस्टेंट होता चला जाएगा, और जो सबसे लो है सीवी होगा वो डाटा तो सबसे ज्यादा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे जो सीवी है लोअर है, वहां से एक बात और आती है, ठीक है, क्या, लो वेरिएबिलिटी, लो वेरिएबिलिटी, लो वेरिएबिलिटी। या तो आप ये बोलोगे या फिर आप ये बोलोगे, यानी कि सीवी लोअर होने का दो ही मतलब होते हैं, डाटा कंसिस्टेंसी, डाटा कंसिस्टेंट है, और लो वेरिएबिलिटी है। जिसका सीवी जितना कम रहेगा वो उतना क्या होगा, लो वेरिएबल होता चला जाएगा। अब अगर हम बात करें सीवी के हाई होने की, अगर सीवी बढ़ रहा है तो डाटा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, और वेरिएबिलिटी भी क्या हो जाएगी, मोर वेरिएबिलिटी। ये चीज बस जो है ना ध्यान रखना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने कुछ रीजन लिया, रीजन 1 2 3 4 ये डाटा है। अब ये मीन दे रखे हमने, मीन ऑफ डेली सेल्स 82 44 70 60, एसडी दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10.41 5.85 9.52 11.22, ये हमारे पास क्या है, एसडी है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर हम सीवी की बात करते हैं तो सीवी हम हर एक किसका निकालेंगे, तो पहले हमने सीवी 1 निकाला, तो फॉर्मूला क्या रहता है, ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे मीन, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10.41 डिवाइड बाय 82 जो मीन था, मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास 12.69 आ गया। अगला CV2 देखते हैं, तो यहाँ पे कितना क्या, 5.85, नीचे 44 मल्टीप्लाई बाय 100 13.29 आ गया। फिर CV3 आ गया 9.52 अपॉन में 70 मल्टीप्लाई बाय 100 13.60। CV4 की बात करते हैं 11.22 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100 18.70। ये हमारे पास क्या आ गया, अलग अलग CV आ गई, CV1 CV2 CV3 CV4, है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, चलो भाई हाँ आपने सही बता दिया, 4 CV हमारे पास आ चुके हैं, 4 CV आपने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली 4 CV की, चलो ये भी ठीक है। अब समझते हैं कि इस डाटा में से सबसे ज्यादा जो है ना वेरिएबिलिटी किसकी कम है और सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट कौन सा है। तो आप बताओ सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 12.61, यानी मैं कह सकता हूं कि CV1 है, CV1 जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, कंसिस्टेंट है बाकी सबसे, और सबसे ज्यादा कम वेरिएबिलिटी है। अब CV2 की बात करते हैं, तो वो CV1 के कंपैरिजन में जो है वो मोर वेरिएबल है, ज्यादा वेरिएबिलिटी है इसकी, और मोर इनकंसिस्टेंट है, यानी कि इनकंसिस्टेंट, आप सीधा ये समझो, ठीक है, यानी कि लेस कंसिस्टेंट है, या फिर कह सकते हो कि आप मोर इनकंसिस्टेंट है। अब अगर बात करता हूं, ठीक है, आगे और CV3 की, तो CV3 CV1 CV2 दोनों से क्या है, ज्यादा वेरिएबल है, ठीक है, और ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। CV4 सबसे फालतू इनकंसिस्टेंट है, सबसे फालतू इसकी वेरिएबिलिटी है। तो जिसका CV जितना ज्यादा होगा उसकी वेरिएबिलिटी उतनी फालतू होगी, जिसका CV जितना कम होगा उतना ही कम वो वेरिएबल होगा, जिसका CV जितना कम होगा वो उतना ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, जिसका CV जितना ही ज्यादा होगा वो उतना ही इनकंसिस्टेंट होगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज जो क्लियर हो गई है। ये छोटा सा टॉपिक था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो मैं सोचा इसे भी खत्म कर ही लेते हैं, ठीक है। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ताकि उनकी भी क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं। फिर भी किसी भी तरह का डाउट हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और नोट्स वगैरह के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके
ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। अब उसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से। डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, जिसमें से पहला कंसेप्ट क्या है, चेंज इन ओरिजिन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो चेंज इन ओरिजिन कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड इन सिंपलर टर्म्स एज शिफ्टिंग ऑफ डाटा। जब हम डाटा को शिफ्ट करते हैं तो this suggests that a situation in which we add or subtract a constant value from all the observations in our data set। इसका मतलब अगर हम अपने डाटा सेट की सारी वैल्यूज में कुछ ऐड कर दें या कुछ माइनस कर दें तो उसका हमारे मीन पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बार बार सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हमारे काफी मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान चलो कि आपको पुराना मीन दे रखा है पॉइंट डाटा के हिसाब से, और अगर हर एक नंबर में कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड करते हैं या किसी पर्टिकुलर नंबर को माइनस करते हैं तो उससे मीन पे क्या फर्क पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन से उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो सब हम डिस्कस करना सीखते हैं किसमें, यहाँ पे चेंज इन ओरिजिन में, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ लेना। जब हम प्लस या माइनस करते हैं किसी भी नंबर को डाटा सेट के अंदर तो हम चेंज इन ओरिजिन की बात करते हैं, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं हर एक नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर से तो हम चेंज इन स्केल के बारे में बात करते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि इसका प्रभाव जो है ना मीन पे कैसे पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे कैसे पड़ता है, वेरिएंस पे कैसे पड़ता है। क्योंकि देखो इसके मेन लॉजिक ये भी था, जैसे यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है। एक एग्जांपल क्या है कि भाई 3 से 3, 9, 12, 18 और 23 ये हमारे क्या है, कुछ नंबर्स हैं डाटा सेट के अंदर। तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं डाटा सेट के अंदर, ठीक है। अब हमने हर एक नंबर में 5 कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो 3 + 5 8 हो गया, 9 + 5 14 हो गया, 12 + 5 17 हो गया, 18 + 5 23 हो गया, 23 + 5 28 हो गई। हमारे क्या आ गए, नए नंबर आ गए, ठीक है। अब हमें समझना ये भी तो पड़ेगा कि भाई इससे हमारे मीन पे क्या फर्क पड़ेगा। चलो मीन पे जो फर्क पड़ता है वो तो पड़ेगी, ठीक है। वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें फर्क नहीं पता होगा क्या पड़ेगा तो क्या होगा, हमें इस क्वेश्चन में अलग से सारी चीज निकालनी पड़ेगी, इसमें अलग से निकालनी पड़ेगी। तो हम वही डिस्कस करेंगे, हाँ, पर हम निकाल के चेक करेंगे कि कैसे फर्क पड़ता है। तो चलो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे कि कैसे क्या फर्क पड़ता है। अब ये देखो पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे हमारे पास 3 है, 9 है, 12 है, 18 है और 23 है। सबसे पहले निकालते हैं इसका मीन। तो मीन निकालना है हमें, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये हमारे पास एक्स आई है 3, 9, 12, 18 और 23। तो इसका मीन निकालना है। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन को हम दिखाते हैं एक्स बार से, है ना, ये सबको पता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई, यानी कि ऊपर क्या आएगा, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं इन सबका सम करूंगा तो सम कितना आएगा देखते हैं वो भी। तो सम जो आएगा वो आएगा 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 8 कितने हो गए 22, 22 और 3 25 का 5, 2 कैरी चला गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 65 आया। ये 65 आया, यहाँ पे लिखूंगा मैं 65 आया भाई सिग्मा एक्स आई। टोटल नंबर कितने हैं आप बोल दो भैया, 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर है, 5 में से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 1 5, क्योंकि 5 में 6 तो आता नहीं है, एक रहेगा रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 15, 15 आएगा 3 पे, यानी कि 13 5 65, 13 हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया। तो ये तो मीन की बात कर ली। अब लगे हाथ है ना, हम क्या निकाल लेते हैं, वेरिएंस भी निकाल लेते हैं, क्योंकि वेरिएंस निकलते ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो पहले वेरिएंस निकालते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वेरिएंस निकालना आता है, नहीं आता है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये तो इसका काम तो हो गया, ये मैंने यहाँ पे लिख ली है। वेरिएंस कैसे निकलता है याद दिलाता हूँ, एक्स आई माइनस एक्स बार। पहले हम हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करते थे, ठीक है। तो मीन माइनस कर रहा हूँ, 3 में से गई 13 और ये कैरी का 2 है, 3 में से गई 13 कितना आ गया, माइनस का 10, क्यों, क्योंकि छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है। 9 में से गई 13 कितना आएगा, माइनस का 4, 12 में से 13 गया, माइनस का 1, 18 में से 13 गया आएगा 5 और 23 में से 13 गया आएगा 10, ठीक है। ये हो गया। मैंने आप लोगों को शायद याद होगा एक और चीज सिखाई थी, इसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन। क्या बोलते हैं, डेविएशन। मैंने एक चीज सिखाई थी कि डेविएशन का सम 0 आता है, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, डेविएशन गलत है। आप वो भी चेक कर सकते हो। ऐसे देखो -10 -4 माइनस का 14 माइनस का 14 माइनस का 1 माइनस का 15 और यहाँ से क्या आ रहा है प्लस का 15, कट के 0 हो जाएगा। तो ये आ गया। पर हमें काम इससे नहीं, हमें किससे काम है, हमें काम है एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर से। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो वेरिएंस था सिग्मा का स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। n -1 की बात करते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम स्टैट्स में
मैंने आपको समझाया था ना, वेरिएंस दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉपुलेशन वेरिएंस, एक होता है सैंपल वेरिएंस। हम यहाँ पे सैंपल वेरिएंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई जिन्हें पिछली वीडियोस ना देखी हो, जिनको वेरिएंस बिल्कुल भी निकालना नहीं आता, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने, तो भाई पहले वो वीडियोस देख लिया करो। और हमेशा मैं एक बात यूँ ही नहीं बोलता कि हर एक पूरी वीडियो को सीरीज वाइज देखो, टॉपिक वाइज देखो, क्योंकि आने वाले टॉपिक में उसकी यूज हो सकते हैं। अब मान लो किसी बच्चे को मीन निकालना नहीं आता, वेरिएंस निकालना है, तो उसको थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं टॉपिक समझने में। वैसे तो मैं साथ साथ सब कुछ लिख रहा हूँ, फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एन कब लगाते हैं? जब हम पूरी पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालते हैं। यहाँ पे हम सैंपल का वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो हम n-1 लेके चलेंगे। तो अब हमें इसका स्केयर चाहिए था, तो इसका स्केयर करते हैं, तो टोटल करेंगे उसका 10 का स्केयर 100, 4 का स्केयर 16, 1 का स्केयर 1, 5 का स्केयर 25, ठीक है, और 10 का स्केयर 100, 3 4 5, हाँ 10 का स्केयर, ये आ गया। इसका टोटल कर लेते हैं फटाफट। तो 0 और 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 का 2, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 आ गया, 4 आ गया। और इसके बाद क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे? 4 आ गया, और 1 और 1 2, 242 आया ये, है ना। 1 और 1 2, यही आया, 242 आया। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 242, 242, ठीक है। डिवाइड बाई कितना है हमारे पास यहाँ पे? n-1 की 5 ऑब्जर्वेशन थी, एक कम कर लूँगा तो 4 ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। तो 4 से काट लेते हैं, तो 20 24 आएगा 6 पे, 2 तो आएगा नहीं, 0 लूँगा तो पहले 0 लगाऊंगा, 20 आएगा 5 पे, 60.5 ये आया हमारे पास। ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे? ये हमारे पास आ गया है वेरिएंस। अब निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर द रूट 60.5। अब इसके आसपास किसका स्केयर होता है? 7 का, है ना। तो मैं जब से ये जो है ना वो 8 के स्केयर के करीब है, 7 का स्केयर 49 होता है, तो 7.8 अप्रोक्स समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, या फिर 7, है ना, 7 लगा लेते हैं, अप्रोक्स इसकी वैल्यू आएगी। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी, हमने यहाँ पे क्या निकाला? वेरिएंस भी निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला, और मीन भी निकाला। अब जब हम पूरे डाटा सेट में 5 को ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम ओरिजिन को चेंज कर रहे हैं, डाटा सेट को चेंज कर रहे हैं, अब देखते हैं उसकी वजह से मीन पे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, और स्टैंडर्ड डेविएशन पे, और जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसे, वेरिएंस, उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो पहले चेक करते हैं। अब उसके लिए फिर से वही मुझे xi लिखना पड़ेगा। xi क्या है हमारे पास यहाँ पे? अब नया xi है 8, 14, 17, 23, और कितना हो गया? 28। तो ये हमारे पास xi आ गया। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा? मीन निकालना होगा। वैसे कोई एक चीज़ पहले बता देता हूँ, जब भी हम पूरे डाटा सेट में किसी एक नंबर को प्लस करते हैं या उसी नंबर को माइनस करते हैं, हमारा मीन भी उसी नंबर से प्लस या माइनस हो जाता है। सपोज करो हमने इस पूरे डाटा सेट में 5 को प्लस किया, तो हमारा मीन भी 5 से बढ़ जाएगा। अगर मैंने इसमें से 5 माइनस किया होता, हमारा मीन भी 5 से कम हो जाता, ठीक है। मैंने 5 प्लस किया, अभी दिखा भी दूंगा प्रूफ करके, देखो क्वेश्चन कर रहे हैं ना मेरे ये वाला। 8 और 4 12, 12 और 3 हो गए 19, 19 और 3 कितने होते हैं? 22, 22 और 30 का 0, 3 कैरी, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 90 आ गया। 90 आ गया ना भाई। अब मीन निकाल लेते हैं। यहाँ पे मीन क्या होता है? x बार सिग्मा xi अपॉन में n। सिग्मा xi कितना है? 90। n कितना है? 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 से काट लेते हैं, तो 5 एकम 5, गिनो तो होता नहीं 5 के बारे में, 9 से कम 5 होता है 1 पे, 4 रह गया, 40 आएगा, 8 पे 18 आंसर है। बड़ा है नहीं बड़ा 5 से? पहले मीन देखो कितना आया था, पहले मीन आया था हमारा 13, अब कितना आया? 18, पड़ गया ना 5 का फर्क। अब यहाँ से पहली बात मैंने क्या सीखी कि y डैश, पहले हमने x डैश माना था, इसको y डैश मान लेते हैं, यानी कि नया मीन क्या आया? x डैश प्लस 5। यानी कि हमने जिस नंबर को जिस हर एक डाटा सेट में बढ़ाया था, मतलब हमने जिस नंबर को ऐड किया था हर एक नंबर के अंदर, मीन भी हमारा उसी नंबर से प्लस हो जाता है, और अगर माइनस करता तो उसी नंबर से माइनस हो जाता। आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब समझते हैं कि भैया स्टैंडर्ड डेविएशन पे और वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ता है। वैसे बता देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी करके भी दिखा देता हूँ। xi आ गया ना, अब ये, अब इन सबको एक बार इरेज करते हैं। अब xi आ गया, अब क्या निकालेंगे हम यहाँ पे? डेविएशन, यानी कि xi माइनस में x बार। अब डेविएशन निकाल लेते हैं। तो 8 में से गए 18, क्या आएगा? माइनस का 10, छोटी में से बड़ी वाली माइनस हो रही है। 14 में से गए 18 कितना आएगा? माइनस का 4। 17 में से गए 18 कितना आएगा? माइनस का 3, ठीक है। और 17 में से गए 18 माइनस का, सॉरी माइनस का ही आएगा ना, अभी हो जाता ना गलत। 23 में से 18 गया प्लस का 5, 28 में से गया 18 कितना है? 10। आपने एक चीज़ देखी, डेविएशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देखो यहाँ पे कोई फर्क पड़ा क्या? ऊपर भी ये डेविएशन थी, अब भी तो यही है, तो क्या फर्क पड़ेगा आगे की वैल्यूज पे?
फिर भी सोल्व करके दिखा देता हूँ जिनको ये समझ नहीं आया था वो भी। अब एक्स आई माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n माइनस 1। तो फिर से भाई फटाफट कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100। और बाद में फर्क क्यों नहीं पड़ा सर डेविएशन पे? फर्क कैसे पड़ेगा भाई, जिस नंबर से ये बढ़ाया उसी नंबर से मीन बढ़ गया, तो जब माइनस करेंगे तो फर्क कुछ पड़ेगा ही नहीं, डेविएशन सेम रहेगा। अब देखो, अब इनका सब कम सम करूंगा फिर से हो जाएगा 242, ऊपर से टेप लो सब कुछ। अब यहाँ पे पुट कर दोगे, समझ लो पुट कर दिया 242 अपॉन में n माइनस 1 60.5 आ गया, और जो वेरिएंस है 7.7 आ गया। इसका मतलब अगर हम किसी नंबर को किसी भी डाटा सेट के अंदर या तो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो मीन भी उसी नंबर से प्लस या माइनस हो जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हमारा एज इट इज सेम टू सेम रहता है जब हम बात करते हैं चेंज इन ओरिजिन की। अब हम किसकी बात करेंगे, चेंज इन स्केल की। तो चलो इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब चेंज इन स्केल की बात करते हैं। तो 3, 9, 12, 18, 23 ये वाला 5 नंबर है। अब पहले मैं सबसे पहले इसका मीन वगैरह निकाल लेते हैं, है ना। 1 मिनट वेट करना, एक चीज चेक करनी थी। चलो अब आगे समझते हैं। तो एक्स आई हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में, एक्स आई है 3, 9, 12, 18 और 23। सबसे पहले इसका मीन निकालते हैं। जब मीन निकालने की बात करूंगा तो 9 और 3 12, 12 और 2 कितने होते हैं 14, 14 और 8 कितने हो गए, 14 और 8 हो गए हमारे पास यहाँ पे 22, है ना। 22 और 3 25, 25 का 5, 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, है ना। 65 आ गया ये 3, 9, 12। अच्छा वही डाटा है ये, हाँ वही डाटा है, ठीक है। तो फिर मैं मीन निकाल क्यों रहा हूँ। अच्छा सॉरी एक चीज़ कर लेते हैं, 1 मिनट रुको। 65 है ना, तो एक्स बार हमारा वही सेम रहेगा, कितना 13, क्यों हमारा टाइम पास करना, ठीक है। वो मैंने ध्यान नहीं था, मैंने सेम डाटा लिखा हुआ है। सिग्मा यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एक्स आई यही, तो मीन सेम रहेगा और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था वो भी सेम रहेगा, कितना आएगा 60.5। और जो हमारा वेरिएंस है, वेरिएंस कहाँ गया, वेरिएंस ये रहा 7 वेरिएंस तो ये था, स्टैंडर्ड डेविएशन 7.7 है अप्रोक्स, दोनों अप्रोक्स लिखना यहाँ पे अप्रोक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चेंज इन स्केल। और चेंज इन स्केल का मतलब क्या होता है कि आप या तो किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो हर एक डाटा सेट के एलिमेंट को, या डिवाइड कर दो। तो मल्टीप्लाई करूँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 9, 9 3 जा 27, 12 3 जा 36, 18 3 जा 54 और 23 3 जा 69, ये आ गया हमारे पास नया, ठीक है। अब फटाफट ना मीन निकाल लेते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ पहले समझाई थी, जब हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड किया और माइनस किया तो मीन भी उसी नंबर से ऐड या मल्टीप्लाई माइनस हो गया। मल्टीप्लाई डिवाइड भी सेम होता है, आप जिस नंबर से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो तो मीन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा मीन भी कितना आना चाहिए, 39 आना चाहिए। अब करके देख लेते हैं फटाफट से। तो 9, 27, 36, 54, 69। अब मैं मीन निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मीन निकाल लूंगा, सबका सम करना पड़ेगा। 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 4 कितने हो गए 26, 26 और 9 कितने हो गए हमारे 35, 35 का 5, 3 ये रहा, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 23, सॉरी 8 और 5 13, 13 और 6 19, 195 आ गया। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन, ये हो गया हमारा 195 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 5 5 दिए 15, ठीक है। 4 रह गया रिमाइंडर, 45 आएगा वहाँ पे 39 आंसर आ गया। अभी 39 आंसर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब 39 अगर मैंने अपना ये आंसर निकाल लिया है तो अब जो हमें करना है यहाँ पे वो क्या करना है, हाँ तो देखो 3 गुना तो हो गया ना, 13 था, ठीक है एक्स बार, और हमने यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई किया हर एक एलिमेंट को तो हमारा जो मीन था वो भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 39 आ गया, जो मुझे दिखाना भी था। अब समझते हैं कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे आपको कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, क्या इसकी तरह यूँ तो नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो देखते हैं, है ना, तो देखते हैं यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कहाँ गया डाटा, ये रहा 9 27 मीन निकाल चुके हैं, इसको बता दूँ क्या 39, इसको साइड में लिख देते हैं ना। 195 डिवाइड बाई 5 ये आया था 39, ये तो हमारा एक्स बार। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लेते हैं। तो मीन माइनस करेंगे तो 9 में से 39 गया माइनस का 30, छोटी में से बड़ी बड़ी माइनस हो गई, 27 में से 39 गया कितना बचेगा, 27 में से 39 गया 6, माइनस का 16, सॉरी माइनस का 12, है ना, माइनस का 12, 36 में से 39 गया माइनस का 3, 54 में से 39 गया कितना बचेगा,
54 में से 39 गया 15, हाँ 15 बचेगा प्लस का वो भी। 69 में से 39 गया कितना बचेगा 20 या 30 सबके लिए देख लो एक बार, तो देखो 30 से 30 कट जाएगा, 12 और 3 15 नेगेटिव और 3 15 पॉजिटिव, तो कट जाएगा, ठीक है 0 आएगा। मतलब मैंने डेविएशन भी चेक कर लिया कि डेविएशन का सम 0 आ भी रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि इससे पता लग जाता है कि कहीं मैंने डेविएशन गलत तो नहीं निकाला। अब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। 30 का स्क्वायर बताने की जरूरत नहीं है, 900 आएगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144, 3 का स्क्वायर 9, 15 का स्क्वायर 225 और 30 का स्क्वायर 900। ऐड कर लेते हैं अब इसे, ठीक है ऐड करेंगे, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का, वो होता है सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1। तो जिनको ऐड करूंगा तो 4 और 9 13, 13 18 का 8, 1 ही रहा, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 आ गया यहाँ पे, और 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 9 होते हैं 21, 2178 आया, ठीक है। अब मुझे ये निकालना था 2178, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास यहाँ पे 4 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, 5 में से 4 बचेगा, क्योंकि हम यहाँ पे सैंपल वेरिएंस निकाल रहे हैं। 4 से काटूंगा, 4 के पाने 20 नहीं आता, और सॉरी 21 नहीं आता, 20 आता है 5 पे, एक रहेगा रिमाइंडर, 17 नहीं आएगा, 16 आएगा 4 पे, एक रहेगा रिमाइंडर, 16 आएगा फिर से 4 पे, 2 रह गया, 0 लूंगा, पॉइंट लगा दिया, 20 आएगा 5 पे, है ना। और जिनको ये समझ नहीं आया ना भाई, जो अभी भी 12 की हैं, ठीक है, छोटे से बच्चे हैं, उनको भी कैलकुलेशन बहुत दिक्कत आती है, वो अपना यूं डिवाइड कर लेना, ठीक है। मैंने डायरेक्टली सीधा काट दिया है, देखो वही तो करते हैं। 20 आएगा 5 पे, एक रह गया 17, 16 आएगा 4 पे, फिर एक रह गया 18, फिर क्या आता है 16, 16 कितने पे आएगा 4 पे, ठीक है, फिर बच गया 2, 0 लोगे पॉइंट लगा दिया, 20 आएगा 5 पे, वही तो लिखा था मैंने यहाँ पे, ठीक है। तुम लोग बड़े हो गए, तुम्हें ऐसे करना आना चाहिए, ठीक है। तो 544.5 ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे वेरिएंस, ठीक है। अब निकालना क्या है एसडी अगर मैं देखूं तो एसडी की जब हम बात करते हैं, यानी कि इसको हम दिखाते हैं सिग्मा से सिर्फ, तो वो होगा 544.5 डिवाइड बाय सॉरी अंडर दी रूट ना, हाँ अंडर दी रूट, और मेरे हिसाब से ये होगा 23 अप्रोक्स, क्योंकि 23 का स्केल होता है 529, 24 का 576, तो 23 अप्रोक्स इसकी वैल्यू आएगी। तो देखते हैं कुछ फर्क पड़ा क्या, देखते हैं पुराने डाटा से एक बार। तो मैंने देखा पहले जो हमारा आर था वो आर था 60.5, हमने मल्टीप्लाई किया किससे, यहाँ पे 3 से, है ना, तो यही सेम डाटा था, हमने यहाँ पे पहले क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पे कितना आ रहा है 544, और यहाँ पे जो है 7 है, ठीक है सर। यहाँ पे भी क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है 3 से मल्टीप्लाई, और 60 इंटू 3 180। एक मिनट रुकना यहाँ पे, एक चीज में शायद कहीं पर गड़बड़ हुई, एक मिनट रुकना। अच्छा हाँ चलो अब आगे देखते हैं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, वो एक चीज़ में यहाँ पे वो आ गई थी, देखो वो चीज़ें समझते हैं कि वेरिएंस हमारा पहले कितना था, पहले था 60.5, अब कितना आया 54.5, यानी कि हमने जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करें ना हर एक ऑब्जर्वेशन को, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ है नया वेरिएंस। तो अब देखो मैं नया वेरिएंस लिख रहा हूँ, जो नया वेरिएंस है यानी कि वी वाई से लिख लेते हैं, नया वेरिएंस जो है वो पुराने वेरिएंस से कितना आया 3 का स्क्वायर टाइम्स, यानी कि आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी का स्क्वायर वहाँ पे हो जाएगा, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके नया वेरिएंस आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे जाएगा, जैसे पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन था 7.7, अगर 7.7 की आप मल्टीप्लाई करते हो 3 से तो आपका आंसर कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 23 के अप्रोक्स पहुँचोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। मतलब अगर मैं बात करूँ तो जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन आया है एस वाई वो 3 गुना है पुराने वाले के एस एक्स के, ठीक है। हाँ पर जो वेरिएंस है ना, जो हम चेंजिंग स्केल की बात करेंगे, वेरिएंस का ध्यान रखना, वेरिएंस उस नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, नया वेरिएंस तब आता है, ठीक है। मतलब अगर पुराने वाले वेरिएंस में आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका नया वाला वेरिएंस मौजूद हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप डायरेक्टली उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और मीन तो है, मीन तो मैं बता ही चुका हूँ कि आप जो नंबर प्लस करोगे मीन उसी से प्लस होगा, जो नंबर आप माइनस करोगे पूरे एलिमेंट से उसी नंबर से मीन माइनस होगा, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए मीन भी उसी से मल्टीप्लाई होगा, जिस नंबर से डिवाइड करिए मीन भी उस नंबर से डिवाइड होगा, बस ये होता है। तो उम्मीद है आपको चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। एक टॉपिक और रह गया स्क्यूनेस वगैरह का, छोटा मोटा टॉपिक है, और बॉक्स प्लॉट वो मैं खत्म कर देता हूँ, फिर हमारा जो टॉपिक हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। पहले यहाँ तक जिसको जो उतारना उतार सकता है मैट्रो बोर्ड के सामने से, फिर डिस्कस करते हैं वो वाला टॉपिक। पहले जो उतारना उतार लो मैट्रो बोर्ड के सामने से। और हाँ भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों को एग्जाम होने वाला हो, ठीक है, सेम सब्जेक्ट का, ठीक है, ताकि उनकी थोड़ी बहुत क्या हो जाए हेल्प हो जाए।
और बाकी नोट्स के लिए आप बता ही सकते हो। तो चलो पहले हम आगे देखते हैं, आगे का टॉपिक पहले उतार लो इसको, जिसको जो उतारना है। सब क्या है, स्क्यूनेस क्या होता है। तो चलो अब स्क्यूनेस को डिस्कस करना शुरू करेंगे इस वीडियो से। तो पहले समझते हैं स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इज नॉट सिमेट्रिकल, मतलब अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी डाटा का अगर वो सिमेट्रिकल नहीं है तो इट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल, तो उसको एसिमेट्रिकल बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, स्क्यूड। Thus, skewness refers to lack of symmetry in distribution। तुम समझ सकते हैं कि स्क्यूनेस का सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या है हमारा, लैक ऑफ सिमेट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री नहीं है तो उसको हम यहाँ पे क्या बोल लेंगे, स्क्यूनेस बोल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ केसेस बन के आते हैं डाटा के अंदर। अगर मैं आपको यूं ही समझा दूं, पहले यूं ही समझ लेते हैं। तो पहले देखो ये सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कब होगा, जब हमारे पास मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होंगे, ये हो गया सिमेट्रिकल। ये बनता है हमारा केस पहला। ये देखो स्क्यूनेस बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब यहीं पे देखो, डाटा आर सिमेट्रिकल व्हेन देयर इज नो एक्सट्रीम वैल्यूज, जब कोई भी एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं होंगी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में, शो दैट लो एंड हाई वैल्यूज बैलेंस ईच अदर। इसका मतलब लो और हाई वैल्यू अपने आप को बैलेंस में रखेंगे। तो इन दिस केस मीन जो है वो मीडियन के बराबर होगा, मीडियन मोड के बराबर होंगे, तीनों आपस में बराबर होंगे। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई मीन को हम दिखाते हैं एक्स बार से। आप लोगों को याद होगा जब मैं क्वार्टाइल टॉपिक पढ़ा रहा था, मैंने वहां पे भी समझाया था कि क्वार्टाइल यानी कि Q2 उसको मीडियन भी बोलते हैं, और मोड तो हमारा मोड है, ये तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसी को मैं पे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। ठीक है, डाटा है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं है, जो ग्राफ है वो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा, जैसे यहाँ पे हो रखा है, यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो ये तो केस नंबर 1 की बात कर ली। अब जरूरी थोड़ी ना है हर केस में मीन, मीडियन और मोड सेम ही हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है कभी मीन बड़ा हो जाए सबसे, कभी मोड बड़ा हो जाए सबसे। तो उन केसेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो केस नंबर 2 आता है यहां से, इफ लोंगर टेल इज टुवर्ड्स द लोअर वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर लोंगर जो टेल है वो किसकी तरफ है, वो लोअर वैल्यू की तरफ है या फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। ये देखो, ये लोंगर टेल है, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है और लोअर वैल्यू की तरफ है, तो स्क्यूनेस इज नेगेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूनेस क्या हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि इसको राइट स्क्यूनेस बोलते हैं, नहीं ये लेफ्ट है भाई, क्योंकि इसको देखो यहाँ पे क्या है, लोअर वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड, द स्क्यूनेस इज नेगेटिव। नेगेटिव स्क्यूनेस अराइजेस व्हेन मीन इज डिक्रीज। और ये कब अराइज होता है, जब मीन लगातार घट रहा हो बाय सम वेरी लो वैल्यूज, कुछ वैल्यूज की वजह से। देन मीन जो है, इसका मतलब ये भी कह सकते हो आप, मीन जो है वो छोटा है मीडियन से, और जो मीडियन है वो छोटा है मोड से। ठीक है, यानी कि मोड सबसे बड़ा हो गया और मोड से छोटा है मीडियन, और मीन सबसे छोटा है। ये कारण होता है नेगेटिवली स्क्यूनेस का। तो ये हमारे पास बना नेगेटिव स्क्यूनेस। तो ये एक कारण हमारा नेगेटिव स्क्यूनेस, केस ध्यान रखना बस। ठीक है, और इसको हम ये भी बोलते हैं कि भाई जो लेफ्ट हैंड, जो लोंगर टेल है वो लोएस्ट वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, यहीं पर देखो, इफ द, अब आता है केस 3। केस 3 में इसका उल्टा होगा। इसका उल्टा क्या होगा कि अब की बार जो लोएस्ट टेल है कहां बनेगी, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ये स्क्यूनेस। अब ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस। क्यों, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होती है, मीन की। ठीक है, मीन सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है मीडियन, और जो मोड केस नंबर 2 में यानी कि नेगेटिव स्क्यूनेस केस में सबसे बड़ा था, वो यहाँ पे क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो वही चीज यहां पे देखो, इफ द लोंगर टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज टुवर्ड्स हायर वैल्यूज, अगर वो हायर वैल्यूज की तरफ है और राइट हैंड साइड की तरफ है, देन स्क्यूनेस इज पॉजिटिव। तो स्क्यूनेस क्या हो जाएगा हमारे इस केस में, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव स्क्यूनेस अकर्स व्हेन मीन इज इंक्रीज, जब मीन क्या हो चुका हो, लगातार बढ़ रहा हो बाय सम हाई वैल्यू ऑब्जर्वेशंस। इन दिस केस मीन सबसे बड़ा है, मीडियन मीन से छोटा है, और मोड बेचारा हमारा सबसे छोटा है। तो ये चीज होती है, इसको हम यहाँ पे बोल के चलते हैं क्या, पॉजिटिवली स्क्यूनेस। जो हमारा ये रहा बन गया, ये रहा पॉजिटिवली स्क्यूनेस का कर्व, केस 3। ठीक है, तो ये तो होगी स्क्यूनेस की बात। अब स्क्यूनेस की बात हम एक फॉर्मूले के बेस पे भी करेंगे। तो ये तो होगी पॉजिटिवली स्क्यूनेस, नेगेटिवली स्क्यूनेस और सिमेट्रिकल। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कब बनती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और चीजों की, जिसके लिए समझना क्या होगा, रिलेटिव स्क्यूनेस को।
कि भैया रिलेटिव स्क्यूनेस कैसे निकाला जाता है। इसके ऊपर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ने एक कंपैरिजन दिया डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में कि जो हमारा स्क्यूनेस है उसका फॉर्मूला क्या होगा, मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी क्या निकाल सकते हो, स्क्यूनेस निकाल सकते हो। मीन अगर आपको पता है, मोड आपको पता है और आपको एसडी पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो आप निकाल सकते हो एसके, यानी कि स्क्यूनेस निकाल सकते हो मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। आप सबको पता है कि मीन को कैसे दिखाते हैं, एक्स बार की फॉर्म में, मोड तो मोड ही रहेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाते हैं सिर्फ सिग्मा से। अगर वेरिएंस होता तो मैं सिग्मा का स्क्वायर लिखता, ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, एसडी है, तो इसको हमने किसे दिखाया है, सिग्मा से दिखाया है। अब हम बात करते हैं स्क्यूनेस के दूसरे फॉर्मूले की। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि मान लो अगर आपके पास ये नहीं है एक्स बार माइनस मोड, ठीक है, या फिर कुछ भी, तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई मीन और मीडियन दोनों, यानी कि मीन माइनस मीडियन की 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, यानी कि एक्स बार और मोड की जगह आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, और डिवाइड में क्या रहेगा, वही सेम स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वहां से आया है, मैंने आपको एक रिलेशनशिप सिखाई थी ना मीन मीडियन मोड से, वहां से वाला फॉर्मूला मैंने निकाला था, वहां से वाला फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो एसके की जगह आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास मान लो, ये कब अप्लाई करोगे जब आपके पास मोड ना हो, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में मोड की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, मीन चाहिए, मीडियन चाहिए, ठीक है, और 3 हम ले आएंगे मल्टीप्लाई में, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है ही, तो मोड की कमी में आप ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट नोट आता है, वो नोट क्या है वो समझते हैं। 4n, अच्छा सॉरी नोट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक चीज पढ़ा देता हूं आपको, वो क्या कि कैसे पता करते हैं स्क्यूनेस का इस फॉर्मूले से। अब स्क्यूनेस की कुछ वैल्यू आएगी, स्क्यूनेस या तो 0 के इक्वल आएगा, अगर स्क्यूनेस 0 आएगा समझ जाओ सिमेट्रिकल है। क्या है, सिमेट्रिकल है, क्योंकि स्क्यूनेस 0 कब आता है, आपको थोड़ा सा रिलेट करके चलता हूं। स्क्यूनेस 0 कब था, यानी कि सिमेट्रिकल कब था, जब मीन मीडियन मोड तीनों बराबर है। एक बार बताओ, जब मीन मोड और मीन बराबर होंगे, इस फॉर्मूले पुट करना एक बार, ये मीन को दिखा रहा है, ये मोड को दिखा रहा है, अब दोनों ही सेम है। सपोज करो मीन भी 5 आया और मोड भी 5 आया, तो 5 में से 5 के 0 नीचे कुछ भी आकर हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो 0 अपॉन में कुछ भी हो 0 होता है, तो आ गया स्क्यूनेस 0। तो स्क्यूनेस 0 का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल है। मैंने फॉर्मूले से रिलेट करके समझाया, क्योंकि हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि सिमेट्रिकल केस में मीन मीडियन मोड सेम होते हैं, और अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, 0 अपॉन में कुछ भी हो 0 आंसर आएगा, इसका मतलब सिमेट्रिकल डाटा बन जाएगा। अब समझते हैं एसके ग्रेटर देन 0, यानी कि स्क्यूनेस जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, यानी कि ये वाला केस बनेगा। अब क्यों बनेगा वो समझते हैं भाई। ये 0 से बड़ा कब आएगा, जब यहां पे समझो, जब मीन क्या हो, मोड से ज्यादा हो, वरना नेगेटिव आंसर आ सकता है ना भाई। तो मीन मोड से बड़ा होना चाहिए, और मीन मोड से बड़ा है ऐसा कौन से केस में होता है, ये रहा थर्ड केस, देखो ये रहा, मीन मोड से बड़ा है, मीडियन से भी बड़ा है, मीन सबसे बड़ा है, और जब मीन सबसे बड़ा है तो ऊपर क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। अब ऊपर पॉजिटिव आंसर आएगा तो लॉजिक वाली बात है कि जब ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन में कुछ भी हो तो पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, यानी कि वो कहीं ना कहीं, इससे मैं आपको रिलेट करके दिखा रहा हूँ उस चीज को। अब वही देखो, अगर हमारा स्क्यूनेस लेस देन 0 आया, यानी कि ये जो फॉर्मूला है इसमें लेस देन 0 आया, तो हम क्या बोलते हैं, नेगेटिवली स्क्यूड। और लेस देन 0 कब आएगा, जब नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, जब मीन कम हो मोड ज्यादा हो, और मीन कम हो मोड ज्यादा हो, ऐसा कौन से केस में होता है, सेकंड केस में। देखो जो मोड है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, मीडियन उससे छोटा है, और मीन सबसे छोटा है। और जब मीन छोटा है तो सिंपल सी बात है, जब मैं मीन यानी कि छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस करूंगा तो नेगेटिव आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा तो हम क्या बोल देंगे, नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। तो ये हमारे 3 केस बनते हैं, मतलब इस फॉर्मूले से 3 वैल्यू आएगी। वो तो यहाँ पे नोट में लिखा भी है मैंने, यहाँ पे कहाँ है नोट में, ये रहा, ये ना, ये रहा, कि जो स्क्यूनेस है वो +1 से -1 के बीच में होगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये 3 वैल्यू आई है। अगर पॉजिटिव आए, ठीक है, तो पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर सिमेट्रिकल आए यानी कि 0 आए तो सिमेट्रिकल, और अगर लेस देन 0 आए यानी कि नेगेटिव आए तो क्या बोल दोगे आप, नेगेटिवली स्क्यूड। तो बस यहां से आप तुरंत पता लगा सकते हो कि जो हमारा ग्राफ बनने वाला है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, कैसे है, ठीक है, वो चीज हो गई। अब एक और चीज समझते हैं, यहाँ पे नोट क्या है, फॉर एन ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई भी ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन है विद एक्सट्रीम वैल्यूज, यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज भी गिवन है इन डाटा विद पोजिशनल मेजर सच एज मीडियंस के तौर पे, क्वार्टर्स के तौर पे डाटा गिवन है, तो आप एसके कैसे निकालोगे, Q1 + Q3 माइनस में 2Q2 डिवाइड में Q3 - Q1, ये भी आपका एक फॉर्मूला होगा, ठीक है, क्या निकालने का, स्क्यूनेस निकालने का, इसके निकालने का। और फिर आप इसी फॉर्मूले में चेक कर सकते हो कि वो डाटा जो है वो सिमेट्रिकल आ रहा है, पॉजिटिवली स्क्यूड आ रहा है, या फिर नेगेटिवली स्क्यूड आ रहा है।
अब चलते हैं सबसे आखिरी कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि बॉक्स प्लॉट के ऊपर, कि बॉक्स प्लॉट कैसे बनता है। पर थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। ये बॉक्स प्लॉट का जो है ना डायग्राम है, ये हमारे पास एक मिनिमम पॉइंट है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये मैक्सिमम पॉइंट है, बीच में एक आएगा Q1, एक आएगा Q3। ठीक है, देखो ये एक्सट्रीम पॉइंट है, एक Q1 है, एक Q3 है। अब Q1 Q3 के बीच में क्या आता है, सबको पता है Q2, और Q2 को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, मीडियन आएगा। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम Q1, मीडियन Q3, मैक्सिमम। अब ये दिखाता है कि दोनों बराबर हिस्से में बटा हुआ है। अब एक चीज समझते हैं, दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले मिनिमम वैल्यू को पता कैसे लगाएंगे और मैक्सिमम वैल्यू को पता कैसे लगाएंगे। तो भाई मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Q1 माइनस में 1.5 इंटर क्वार्टाइल रेंज, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती है, Q1 प्लस में 1.5 इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये चीज ध्यान रखना, ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला है। मेन जो है ना बॉक्स प्लॉट, आपको ये चीज समझनी है कि नेगेटिवली स्क्यूड में बॉक्स प्लॉट कैसा बनता है और पॉजिटिवली स्क्यूड में बॉक्स प्लॉट कैसा बनता है। पहले थे सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल है तो मीन, मीडियन, मोड तीनों सेम होंगे, तो इसका झुकाव किसी की तरफ नहीं होगा। देखो बिल्कुल सेम आया है, जैसा ग्राफ है वैसा ही बॉक्स प्लॉट बन गया है। लेकिन जब उन्हें बात करी नेगेटिव स्क्यूनेस की, तो यहां पर देखो बॉक्स प्लॉट कैसा बना, ये बना किसकी तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। यहां पे खाली है, यहां पे गया है हमारा, इसे बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड का बॉक्स प्लॉट, ये रहा। और जो इसका जो ये वाला है वो बीच में नहीं है, वो भी किस तरफ है, राइट हैंड साइड की तरफ है। तो अब आप यहां से केस 3 का यूं समझ लोगे क्या, कि केस 3 में ये इस तरफ बनेगा और जो ये वाला पार्ट है वो इस तरफ आएगा। देखो ये रहा केस 3 का, मैंने यहाँ पे ये बना रखा, देखो ये रहा केस 3, यानी कि पॉजिटिवली स्क्यूनेस का बॉक्स प्लॉट, जहां पे ये बॉक्स बना है किस तरफ, जहां पे हमारा जो ये एक तरह से समझ लो कि जिस तरफ से ये ऊपर की तरफ उठ रहा है उस तरफ बना, और जो बीच का डंडा है वो बीच में नहीं आएगा, वो इस तरफ आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मीडियन है, वहां मीडियन बीच में कब आता है, जब बिल्कुल सिमेट्रिकल डाटा हो मीडियन के लिए। ठीक है, जब नेगेटिवली स्क्यूड होगा तो राइट हैंड साइड में आएगा, और जब पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो कहां आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, बीच वाला डंडा भी। ठीक है, और ये बॉक्स भी कहां बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक बॉक्स प्लॉट का और स्क्यूनेस का। ठीक है, पहले मैं सोच रहा था इसे पिछली वीडियो से रिलेट करता हुआ चलूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा अलग टॉपिक है तो एक अलग वीडियो में ही पढ़ाता हूं मैं इसे। तो मैंने स्क्यूनेस को एक अलग कंसेप्ट के साथ अलग वीडियो से खत्म कर दिया है। इसी के साथ चैप्टर फिनिश हो गया है। मैं मानता हूं इस चैप्टर में वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी बनी, वीडियो थोड़ी ज्यादा बनी है, क्योंकि टॉपिक्स भी कहते हैं बहुत ज्यादा थे, यानी कंसेप्ट भी इस वीडियो में कहते हैं बहुत ज्यादा थे, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो और ध्यान रखना, जो मैं इस चैप्टर की कंपाइल वीडियो डालने वाला हूं वो भी मैं 2 पार्ट में डालूंगा, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 1 में सिर्फ पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड को। ठीक है, पार्ट 2 में बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता, मैं ट्राउन बोर्ड के सामने से। मिलते हैं अगली वीडियो में। और नोट्स के लिए आप इस समय व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, अब जिसको जो उतारना उतार ले।